माओ ज़ेडोंग, खुश्चोव के पाखंडी साम्यवाद और विश्व के लिए इसके ऐतिहासिक सबक पर सीपीएसयू की केंद्रीय समिति के खुले पत्र पर टिप्पणी। परिचय। सर्वहारा क्रांति और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सिद्धांत मार्क्सवाद लेनिनवाद का सार हैं। क्या क्रांति को बरकरार रखा जाना चाहिए या उसका विरोध किया जाना चाहिए, और क्या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को बरकरार रखा जाना चाहिए या उसका विरोध किया जाना चाहिए? ये सवाल हमेशा से मार्क्सवाद लेनिनवाद और संशोधनवाद के सभी ब्रांडों के बीच संघर्ष का केंद्र रहे हैं, और अब ये दुनिया भर के मार्क्सवादी, लेनिनवादियों और संशोधनवादी खुश्चोव गुट के बीच संघर्ष का केंद्र हैं। सीपीएसयू की 22वीं कांग्रेस में संशोधनवादी खुश्चोव गुट ने अपने संशोधनवाद को एक संपूर्ण प्रणाली में विकसित किया, न केवल अपने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और शांतिपूर्ण संक्रमण के क्रांति विरोधी सिद्धांतों को समाप्त करके, बल्कि यह घोषणा करके भी कि सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही अब आवश्यक नहीं है, और संपूर्ण लोगों के राज्य और संपूर्ण लोगों की पार्टी के बेतुके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। सीपीएसयू की 22वीं कांग्रेस में संशोधनवादी खुश्चोव गुट द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम एक दिखावटी साम्यवाद का कार्यक्रम है। ये सर्वहारा क्रांति के विरुद्ध तथा सर्वहारा वर्ग और सर्वहारा पार्टी की तानाशाही के उन्मूलन के लिए एक संशोधनवादी कार्यक्रम है। संशोधनवादी खुश्चोव गुट ने संपूर्ण जनता के राज्य के छद्मवेश में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को समाप्त कर दिया, संपूर्ण जनता की पार्टी के छद्मवेश में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वहारा चरित्र को बदल दिया तथा पूर्ण पैमाने पर साम्यवादी निर्माण के छद्मवेश में पूंजीवाद की पुनर्स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। 14 जून 1963 को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की सामान्य लाइन के बारे में अपने प्रस्ताव में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने बताया कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के राज्य के स्थान पर पूरे लोगों के राज्य और सर्वहारा वर्ग की अग्रणी पार्टी के स्थान पर पूरे लोगों की पार्टी को स्थापित करना सिद्धांत रूप में सबसे बेतुका और व्यवहार में बेहद हानिकारक है। ये प्रतिस्थापन एक महान ऐतिहासिक प्रतिगमन है जो साम्यवाद में किसी भी संक्रमण को असंभव बनाता है और केवल पूंजीवाद को बहाल करने में मदद करता है। सीपीएसयू की केंद्रीय समिति और सोवियत संघ के प्रेस का खुला पत्र आत्मा औचित्य में कुतर्क का सहारा लेता है और आरोप लगाता है कि संपूर्ण जनता के राज्य और संपूर्ण जनता की पार्टी के बारे में हमारी आलोचनाएं मार्क्सवाद से बहुत दूर आरोप हैं, सोवियत जनता के जीवन से अलगाव को दर्शाती है और मांग करती हैं कि वे अतीत में लौट जाएं। खैर, आइए हम ये पता लगाएं कि वास्तव में कौन मार्क्सवाद लेनिनवाद से दूर है, सोवियत जीवन वास्तव में कैसा है और वास्तव में कौन चाहता है कि सोवियत संघ अतीत में लौट जाए। समाजवादी समाज और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। समाजवादी समाज की सही अवधारणा क्या है? क्या समाजवाद के पूरे चरण में वर्ग और वर्ग संघर्ष मौजूद रहते हैं? क्या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को बनाए रखना चाहिए और समाजवादी क्रांति को अंत तक जारी रखना चाहिए, या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को खत्म कर देना चाहिए ताकि पूंजीवादी बहाली का मार्ग प्रशस्त हो सके? इन सवालों का जवाब मार्क्सवाद लेनिनवाद के मूल सिद्धांत और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के ऐतिहासिक अनुभव के अनुसार सही ढंग से दिया जाना चाहिए। पूंजीवादी समाज के स्थान पर समाजवादी समाज का आना मानव समाज के ऐतिहासिक विकास में एक बड़ी छलांग है। समाजवादी समाज वर्ग से वर्गहीन समाज में संक्रमण के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काल को कवर करता है। समाजवादी समाज से गुजरते हुए ही मानव जाति साम्यवादी समाज में प्रवेश करेगी। समाजवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था से अतुलनीय रूप से श्रेष्ठ है। समाजवादी समाज में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही बुर्जुआ तानाशाही की जगह लेती है और उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व निजी स्वामित्व की जगह लेता है। सर्वहारा वर्ग एक उत्पीड़ित और शोषित वर्ग से शासक वर्ग में बदल जाता है और मेहनतकश लोगों की सामाजिक स्थिति में एक बुनियादी बदलाव होता है। केवल कुछ शोषकों पर तानाशाही का प्रयोग करते हुए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थिति मेहनतकश लोगों के बीच सबसे व्यापक लोकतंत्र का अभ्यास करती है, एक ऐसा लोकतंत्र जो पूंजीवादी समाज में असंभव है। उद्योग का राष्ट्रीयकरण और कृषि का सामूहिकीकरण सामाजिक उत्पादक शक्तियों के जोरदार विकास के लिए एक व्यापक परिदृश्य खोलता है, जो किसी भी पुराने समाज की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक विकास दर सुनिश्चित करता है। हालांकि कोई यह नहीं देख सकता कि समाजवादी समाज पूंजीवादी समाज से पैदा हुआ समाज है और यह साम्यवादी समाज का केवल पहला चरण है। यह अभी तक आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में पूरी तरह से परिपक्व साम्यवादी समाज नहीं है। यह अनिवार्य रूप से पूंजीवादी समाज के जन्म के निशानों से भरा हुआ है। समाजवादी समाज को परिभाषित करते समय मार्क्स ने कहा, यहाँ हमें एक साम्यवादी समाज से निपटना है, न कि उस रूप में जो अपनी नींव पर विकसित हुआ है, बल्कि इसके विपरीत जिस रूप में ये पूंजीवादी समाज से उभरता है।
जो इस प्रकार हर दृष्टि से आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से अभी भी उस पुराने समाज के जन्म चिन्हों से प्रभावित है जिसके गर्भ से यह उभरता है। लेनिन ने यह भी बताया कि समाजवादी समाज में जो साम्यवाद का प्रथम चरण है, साम्यवाद अभी तक आर्थिक रूप से पूरी तरह परिपक्व नहीं हो सका है और पूंजीवाद की परंपराओं या निशानों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका है। समाजवादी समाज में मजदूरों और किसानों के बीच, शहर और गांव के बीच तथा शारीरिक और मानसिक मजदूरों के बीच अंतर अभी भी बने हुए हैं। बुर्जुआ अधिकार अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं। अन्य अन्याय को तुरंत समाप्त करना संभव नहीं है, जो उपभोग की वस्तुओं के वितरण में श्रम की मात्रा के अनुसार, न कि जरूरतों के अनुसार शामिल है, और इसलिए धन में अंतर अभी भी मौजूद है। इन मतभेदों, घटनाओं और बुर्जुआ अधिकारों का गायब होना केवल धीरे धीरे और लंबे समय तक चलने वाला हो सकता है। जैसा कि मार्क्स ने कहा, इन मतभेदों के मिट जाने और बुर्जुआ अधिकारों के पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद ही प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी जरूरतों के अनुसार सिद्धांत के साथ पूर्ण साम्यवाद को साकार करना संभव होगा। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और सोवियत संघ, चीन और अन्य समाजवादी देशों के व्यवहार से हमें ये पता चलता है कि समाजवादी समाज एक बहुत ही लंबे ऐतिहासिक चरण को कवर करता है। इस चरण के दौरान पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष चलता रहता है और पूंजीवाद और समाजवाद के बीच कौन जीतेगा का सवाल बना रहता है। साथ ही पूंजीवाद की बहाली का खतरा भी बना रहता है। 14 जून 1963 को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन की सामान्य लाइन के संबंध में अपने प्रस्ताव में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने कहा, सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद एक बहुत लंबी ऐतिहासिक अवधि तक वर्ग संघर्ष मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र एक वस्तुगत कानून के रूप में जारी रहता है तथा सत्ता प्राप्त करने से पहले के स्वरूप से केवल इसका स्वरूप ही भिन्न होता है। अक्टूबर क्रांति के बाद लेनिन ने कई बार कहा था कि एक अपदस्थ शोषक हमेशा उस स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने के लिए हजारों तरीकों से प्रयास करते हैं जिससे वे वंचित रह गए हैं। 2 निम्न बुर्जुआ वातावरण में पूंजीवाद के नए तत्व लगातार और स्वतःस्फूर्त रूप से उत्पन्न होते रहते हैं। 3 बुर्जुआ प्रभाव और निम्न बुर्जुआ वर्ग के सर्वव्यापी भ्रष्ट प्रभाव के परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग और सरकारी कर्मचारियों के बीच राजनीतिक पतित और नए बुर्जुआ तत्व उभर सकते हैं। 4 समाजवादी समाज के भीतर वर्ग संघर्ष को जारी रखने के लिए बाह्य स्थितियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद द्वारा घेराव, साम्राज्यवादियों द्वारा सशस्त्र हस्तक्षेप की धमकी तथा शांतिपूर्ण विघटन को पूरा करने के लिए उनकी विध्वंसकारी गतिविधियां। जीवन ने लेनिन के इन निष्कर्षों की पुष्टि की है। समाजवादी समाज में अपदस्थ पूंजीपति वर्ग और अन्य प्रतिक्रियावादी वर्ग काफी लंबे समय तक मजबूत बने रहते हैं और वास्तव में कुछ मामलों में काफी शक्तिशाली होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के साथ उनके 1000 से अधिक संबंध हैं। वे अपनी हार से समझौता नहीं करते हैं और हठपूर्वक सर्वहारा वर्ग के साथ शक्ति परीक्षण में लगे रहते हैं। वे हर क्षेत्र में सर्वहारा वर्ग के खिलाफ खुले और छिपे संघर्ष करते हैं। समाजवाद, सोवियत व्यवस्था, कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद लेनिनवाद के समर्थन में लगातार ऐसे साइन बोर्ड प्रदर्शित करते हुए वे समाजवाद को कमजोर करने और पूंजीवाद को बहाल करने का काम करते हैं। राजनीतिक रूप से वे लंबे समय तक सर्वहारा वर्ग के विरोधी ताकत के रूप में बने रहते हैं और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को उखाड़ फेंकने का लगातार प्रयास करते हैं। वे सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व का विरोध करने या उसे हड़पने के लिए सरकारी अंगों, सार्वजनिक संगठनों, आर्थिक विभागों और सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैठ करते हैं। आर्थिक रूप से वे संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और समाजवादी सामूहिक स्वामित्व को नुकसान पहुंचाने तथा पूंजीवाद की शक्तियों को विकसित करने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। वैचारिक, सांस्कृतिक और शैक्षिकी क्षेत्रों में वे सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण के सामने बुर्जुआ विश्व दृष्टिकोण को स्थापित करते हैं तथा सर्वहारा वर्ग और अन्य मेहनतकश लोगों को बुर्जुआ विचारधारा से भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। कृषि का सामूहिकीकरण व्यक्ति को सामूहिक किसान में बदल देता है और किसानों के संपूर्ण पुनर्गठन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। हालांकि जब तक सामूहिक स्वामित्व पूरे लोगों के स्वामित्व में नहीं बदल जाता और जब तक निजी अर्थव्यवस्था के अवशेष पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते, तब तक किसानों में अनिवार्य रूप से छोटे उत्पादकों की कुछ अंतर्निहित विशेषताएं बनी रहती हैं। इन परिस्थितियों में स्वतःस्फूर्त पूंजीवादी प्रवृत्तियां अपरिहार्य हैं। नए अमीर किसानों के विकास के लिए जमीन अभी भी मौजूद है और किसानों के बीच ध्रुवीकरण अभी भी हो सकता है। ऊपर वर्णित पूंजीपति वर्ग की गतिविधियां राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक और सांस्कृतिक तथा शैक्षिकी क्षेत्रों में इसके भ्रष्ट प्रभाव, शहरी और ग्रामीण छोटे उत्पादकों के बीच स्वतःस्फूर्त पूंजीवादी प्रवृत्तियों का अस्तित्व तथा बचे हुए पूंजीपति अधिकारों का प्रभाव और पुराने समाज की आदत की ताकत,
ये सभी चीजें लगातार मजदूर वर्ग और पार्टी तथा सरकारी संगठनों में राजनीतिक पतित लोगों को, समग्र जनता के स्वामित्व वाले राज्य उद्यमों में नए पूंजीपति तत्वों और गबन करने वालों तथा भ्रष्टाचारियों को तथा सांस्कृतिक और शैक्षिकी संस्थाओं और बौद्धिक हलकों में नए पूंजीपति बुद्धिजीवियों को जन्म देती हैं। ये नए बुर्जुआ तत्व और ये राजनीतिक पतित लोग पुराने बुर्जुआ तत्वों और अन्य शोषक वर्गों के तत्वों के साथ मिलकर समाजवाद पर हमला करते हैं, जिन्हें उखाड़ फेंका गया है लेकिन मिटाया नहीं गया है। प्रमुख अंगों में जमे राजनीतिक पतित लोग विशेष रूप से खतरनाक हैं, क्योंकि वे निचले स्तरों पर अंगों में बुर्जुआ तत्वों का समर्थन और बचाव करते हैं। जब तक साम्राज्यवाद मौजूद है, समाजवादी देशों में सर्वहारा वर्ग को घरेलू पूंजीपति वर्ग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के खिलाफ भी संघर्ष करना होगा। साम्राज्यवाद हर अवसर का लाभ उठाएगा और समाजवादी देशों के खिलाफ सशस्त्र हस्तक्षेप करने या उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से विघटित करने का प्रयास करेगा। ये समाजवादी देशों को नष्ट करने या उन्हें पूंजीवादी देशों में बदलने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से समाजवादी देशों के भीतर अपनी प्रतिबिंबित करेगा। लेनिन ने कहा, पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण एक संपूर्ण ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक ये युग समाप्त नहीं हो जाता, शोषक अनिवार्य रूप से बहाली की आशा को संजोते हैं और यह आशा बहाली के प्रयासों में बदल जाती है। उन्होंने ये भी बताया, वर्गों के उन्मूलन के लिए एक लंबे, कठिन और जिद्दी वर्ग संघर्ष की आवश्यकता होती है, जो पूंजी की शक्ति को उखाड़ फेंकने के बाद, बुर्जुआ राज्य के विनाश के बाद, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना के बाद गायब नहीं होता है, जैसा कि पुराने समाजवाद और पुराने सामाजिक लोकतंत्र के अशिष्ट प्रतिनिधि कल्पना करते हैं, लेकिन केवल अपने रूपों को बदलता है और कई मामलों में अधिक उग्र हो जाता है। समाजवाद के पूरे चरण में सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक और सांस्कृतिक तथा शैक्षिकी क्षेत्रों में वर्ग संघर्ष को रोका नहीं जा सकता। यह एक लंबा, बार चलने वाला, कष्टदायक और जटिल संघर्ष है। समुद्र की लहरों की तरह ये कभी ऊंची उठती है और कभी कम हो जाती है, कभी काफी शांत होती है और कभी बहुत अशांत। यह एक ऐसा संघर्ष है जो समाजवादी समाज के भाग्य का फैसला करता है। समाजवादी समाज साम्यवाद की ओर बढ़ेगा या पूंजीवाद की ओर वापस लौटेगा, यह इस लंबे संघर्ष के परिणाम पर निर्भर करता है। समाजवादी समाज में वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी में प्रतिबिंबित होता है। पूंजीपति वर्ग और अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद दोनों समझते हैं कि समाजवादी देश को पूंजीवादी देश में बदलने के लिए सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी को संशोधनवादी पार्टी में बदलना जरूरी है। पुराने और नए बुर्जुआ तत्व, पुराने और नए धनी किसान और सभी प्रकार के पतित तत्व संशोधनवाद का सामाजिक आधार बनाते हैं और वे कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एजेंटों को खोजने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करते हैं। बुर्जुआ प्रभाव का अस्तित्व संशोधनवाद का आंतरिक स्रोत है और साम्राज्यवादी दबाव के आगे समर्पण बाहरी स्रोत है। समाजवाद के पूरे चरण में समाजवादी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों में मार्क्सवाद, लेनिनवाद और विभिन्न प्रकार के अवसरवाद, मुख्य रूप से संशोधनवाद के बीच संघर्ष अपरिहार्य है। इस संशोधनवाद की विशेषता यह है कि यह वर्गों और वर्ग संघर्ष के अस्तित्व को नकारते हुए सर्वहारा वर्ग पर हमला करने में पूंजीपति वर्ग का साथ देता है और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को पूंजीपति वर्ग की तानाशाही में बदल देता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर वर्ग आंदोलन के अनुभव के प्रकाश में तथा वर्ग संघर्ष के वस्तुगत नियम के अनुसार मार्क्सवाद के संस्थापकों ने बताया कि पूंजीवाद से वर्गविहीन समाज तक का संक्रमण सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पर निर्भर होना चाहिए तथा इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मार्क्स ने कहा कि वर्ग संघर्ष अनिवार्यतः सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की ओर ले जाता है। उन्होंने ये भी कहा, पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक दूसरे में क्रांतिकारी परिवर्तन की अवधि होती है। इसके साथ ही एक राजनीतिक संक्रमण काल भी होता है जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी समाज का विकास निरंतर क्रांति की प्रक्रिया है। क्रांतिकारी समाजवाद की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने कहा, ये समाजवाद क्रांति की स्थायित्व की घोषणा है। सर्वहारा वर्ग की वर्ग तानाशाही को सामान्य रूप से वर्ग भेदों के उन्मूलन के लिए आवश्यक पारगमन बिंदु के रूप में, उन सभी उत्पादन संबंधों के उन्मूलन के लिए जिन पर वे टिके हुए हैं, उन सभी सामाजिक संबंधों के उन्मूलन के लिए जो इन उत्पादन संबंधों के अनुरूप हैं, उन सभी विचारों के क्रांतिकारीकरण के लिए जो इन सामाजिक संबंधों से उत्पन्न होते हैं। दूसरे इंटरनेशनल के अवसरवाद के खिलाफ अपने संघर्ष में लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के मार्क्स के सिद्धांत को रचनात्मक रूप से व्याख्यायित और विकसित किया। उन्होंने बताया, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही वर्ग संघर्ष का अंत नहीं है, बल्कि नए रूपों में उसका जारी रहना है।
सर्वहारा वर्ग की तानाशाही एक ऐसे सर्वहारा वर्ग द्वारा छेड़ा गया वर्ग संघर्ष है जो विजयी हुआ है और जिसने एक ऐसे पूंजीपति वर्ग के खिलाफ राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली है जो पराजित तो हुआ है लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। एक ऐसा पूंजीपति वर्ग जो गायब नहीं हुआ है, जिसने प्रतिरोध करना बंद नहीं किया है, बल्कि जिसने अपने प्रतिरोध को और तेज कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पुराने समाज की ताकतों और परंपराओं के खिलाफ एक सतत संघर्ष है, खूनी और रक्तहीन, हिंसक और शांतिपूर्ण, सैन्य और आर्थिक, शैक्षिकी और प्रशासनिक। अपनी प्रसिद्ध कृति जनता के बीच विरोधाभासों के सही समाधान पर तथा अन्य कृतियों में कॉमरेड माओ त्से तुंग ने मार्क्सवाद लेनिनवाद के मूल सिद्धांतों तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर समाजवादी समाज में वर्गों तथा वर्ग संघर्ष का एक व्यापक तथा व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत किया है तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत को रचनात्मक रूप से विकसित किया है। कॉमरेड माओ त्से तुंग भौतिकवादी द्वंद्ववाद के दृष्टिकोण से समाजवादी समाज के वस्तुगत नियमों की जांच करते हैं। वे बताते हैं कि प्राकृतिक दुनिया और मानव समाज दोनों में काम करने वाले विपरीतों की एकता और संघर्ष का सार्वभौमिक नियम समाजवादी समाज पर भी लागू होता है। समाजवादी समाज में वर्ग विरोधाभास अभी भी बने हुए हैं और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के समाजवादी परिवर्तन के बाद भी वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं होता। समाजवाद और पूंजीवाद के दो रास्तों के बीच संघर्ष समाजवाद के पूरे चरण में चलता रहता है। समाजवादी निर्माण की सफलता सुनिश्चित करने और पूंजीवाद की बहाली को रोकने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक और सांस्कृतिक मोर्चों पर समाजवादी क्रांति को अंत तक ले जाना आवश्यक है। समाजवाद की पूरी जीत एक या 2 पीढ़ियों में नहीं लाई जा सकती। इस प्रश्न को पूरी तरह से हल करने के लिए 5 से 10 पीढ़ियों या उससे भी अधिक समय की आवश्यकता है। कॉमरेड माओ त्से तुंग इस तथ्य पर जोर देते हैं कि समाजवादी समाज में 2 तरह के सामाजिक विरोधाभास मौजूद हैं, यानी लोगों के बीच विरोधाभास और खुद हमारे और दुश्मन के बीच विरोधाभास, और पहले वाले विरोधाभास बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ 2 तरह के विरोधाभासों के बीच अंतर करके, जो प्रकृति में अलग अलग हैं और उन्हें सही तरीके से संभालने के लिए अलग अलग उपाय अपनाकर ही लोगों को एकजुट करना संभव है, जो आबादी का 90% से ज्यादा हिस्सा है, अपने दुश्मनों को हराना जो सिर्फ कुछ प्रतिशत है, और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को मजबूत करना। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही समाजवाद के सुदृढ़ीकरण और विकास, पूंजीपति वर्ग पर सर्वहारा वर्ग की विजय तथा 2 रास्तों के बीच संघर्ष में समाजवाद की विजय की बुनियादी गारंटी है। केवल समस्त मानवजाति को मुक्ति प्रदान करके ही सर्वहारा वर्ग अंततः स्वयं को मुक्त कर सकता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के ऐतिहासिक कार्य के 2 पहलू हैं, एक आंतरिक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक कार्य में मुख्य रूप से सभी शोषक वर्गों को पूरी तरह से समाप्त करना, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अधिकतम तक विकसित करना, जनता की साम्यवादी चेतना को बढ़ाना, संपूर्ण जनता के स्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व के बीच, मजदूरों और किसानों के बीच, शहर और गांव के बीच तथा मानसिक और शारीरिक मजदूरों के बीच के अंतर को समाप्त करना, वर्गों के पुनः उभरने और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना की किसी भी संभावना को समाप्त करना तथा प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, सिद्धांत के साथ साम्यवादी समाज की प्राप्ति के लिए परिस्थितियां प्रदान करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद के हमलों को रोकना, जिसमें सशस्त्र हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण तरीकों से विघटन शामिल है, और विश्व क्रांति को तब तक समर्थन देना शामिल है जब तक कि सभी देशों के लोग साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और शोषण की व्यवस्था को अंततः समाप्त नहीं कर देते। दोनों कार्यों की पूर्ति से पहले तथा पूर्ण साम्यवादी समाज के आगमन से पहले सर्वहारा वर्ग की तानाशाही नितांत आवश्यक है। आज की वास्तविक स्थिति को देखते हुए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के कार्य अभी भी किसी भी समाजवादी देश में पूरे नहीं हो पाए हैं। बिना किसी अपवाद के सभी समाजवादी देशों में वर्ग और वर्ग संघर्ष, समाजवादी और पूंजीवादी रास्तों के बीच संघर्ष, समाजवादी क्रांति को अंत तक ले जाने का सवाल और पूंजीवाद की बहाली को रोकने का सवाल है। सभी समाजवादी देशों को अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इससे पहले कि पूरे लोगों के स्वामित्व और सामूहिक स्वामित्व के बीच, श्रमिकों और किसानों के बीच, शहर और गांव के बीच और मानसिक और शारीरिक मजदूरों के बीच के अंतर को समाप्त किया जाए। इससे पहले कि सभी वर्गों और वर्ग के मतभेदों को समाप्त किया जाए और एक साम्यवादी समाज को उसके सिद्धांत, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी जरूरतों के अनुसार के साथ साकार किया जाए। इसलिए सभी समाजवादी देशों के लिए सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को बनाए रखना आवश्यक है। इन परिस्थितियों में संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट द्वारा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का उन्मूलन समाजवाद और साम्यवाद के साथ विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं है।
सोवियत संघ में विरोधी वर्ग और वर्ग संघर्ष मौजूद है। सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के उन्मूलन की घोषणा करते हुए संशोधनवादी खुश्चोव गुट ने मुख्यतः इस तर्क को आधार बनाया कि विरोधी वर्गों का सफाया कर दिया गया है और वर्ग संघर्ष अब अस्तित्व में नहीं है। लेकिन सोवियत संघ में वास्तविक स्थिति क्या है? क्या वहां वास्तव में कोई विरोधी वर्ग नहीं है और कोई वर्ग संघर्ष नहीं है? महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति की जीत के बाद सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हुई। पूंजीवादी निजी स्वामित्व को नष्ट कर दिया गया और पूरे लोगों द्वारा समाजवादी स्वामित्व और उद्योग के राष्ट्रीयकरण और कृषि के सामूहिकीकरण के माध्यम से समाजवादी सामूहिक स्वामित्व स्थापित किया गया और कई दशकों के दौरान समाजवादी निर्माण में महान उपलब्धियां हासिल की गईं। ये सब लेनिन और स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत लोगों द्वारा जीती गई जबरदस्त ऐतिहासिक महत्व की अमिट जीत का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि सोवियत संघ में उखाड़ फेंके गए पुराने पूंजीपति वर्ग और अन्य शोषक वर्ग समाप्त नहीं हुए और उद्योग के राष्ट्रीयकरण और कृषि के सामूहिकीकरण के बाद भी वे बचे रहे। पूंजीपति वर्ग का राजनीतिक और वैचारिक प्रभाव बना रहा। शहर और देहात दोनों में स्वतःस्फूर्त पूंजीवादी प्रवृत्तियां मौजूद रहीं। नए बुर्जुआ तत्व और कुलक अभी भी लगातार पैदा हो रहे थे। लंबे अंतराल के दौरान सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष और समाजवादी और पूंजीवादी रास्तों के बीच संघर्ष राजनीतिक, आर्थिक और वैचारिक क्षेत्रों में जारी रहा है। चूंकि सोवियत संघ समाजवाद का निर्माण करने वाला पहला और उस समय एकमात्र देश था और उसके पास कोई विदेशी अनुभव नहीं था, और चूंकि स्टालिन समाजवादी समाज में वर्ग संघर्ष के नियमों की अपनी समझ में मार्क्सवादी लेनिनवादी द्वंद्ववाद से अलग हो गए थे, इसलिए उन्होंने कृषि के मूल रूप से सामूहिकीकरण के बाद समय से पहले ही घोषणा कर दी कि सोवियत संघ में अब कोई विरोधी वर्ग नहीं है और ये वर्ग संघर्षों से मुक्त है। एक तरफा तौर पर समाजवादी समाज की आंतरिक समरूपता पर जोर दिया और इसके विरोधाभासों को अनदेखा किया। पूंजीवाद की ताकतों के खिलाफ संघर्ष में मजदूर वर्ग और जनता पर भरोसा करने में विफल रहे और पूंजीवाद की बहाली की संभावना को केवल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद द्वारा सशस्त्र हमले से जुड़ा हुआ माना। ये सिद्धांत और व्यवहार दोनों में गलत था। फिर भी स्टालिन एक महान मार्क्सवादी लेनिनवादी बने रहे। जब तक वे सोवियत पार्टी और राज्य का नेतृत्व करते रहे, उन्होंने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और समाजवादी मार्ग पर दृढ़ता से काम किया, मार्क्सवादी लेनिनवादी लाइन का अनुसरण किया और समाजवाद के मार्ग पर सोवियत संघ की विजयी प्रगति सुनिश्चित की। जब से खुश्चोव ने सोवियत पार्टी और राज्य का नेतृत्व अपने हाथ में लिया है, उन्होंने संशोधनवादी नीतियों की एक पूरी श्रृंखला को आगे बढ़ाया है, जिससे पूंजीवादी ताकतों का विकास बहुत तेजी से हुआ है और सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष तथा समाजवाद और पूंजीवाद के रास्तों के बीच संघर्ष फिर से तेज हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में सोवियत अखबारों में छपी रिपोर्टों को खंगालने पर हमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जो न केवल सोवियत समाज में पुराने शोषक वर्गों के अनेक तत्वों की मौजूदगी को दर्शाते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर नए बुर्जुआ तत्वों के पैदा होने और वर्ग ध्रुवीकरण में तेजी को भी दर्शाते हैं। आइए सबसे पहले हम संपूर्ण जनता के स्वामित्व वाले सोवियत उद्यमों में विभिन्न बुर्जुआ तत्वों की गतिविधियों पर नजर डालें। कुछ सरकारी कारखानों के प्रमुख पदाधिकारी और उनके गिरोह अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं और कारखानों के उपकरणों और सामग्रियों का उपयोग करके निजी उत्पादन के लिए भूमिगत कार्यशालाएं स्थापित करके अवैध रूप से उत्पादों को बेचकर और लूट का माल बांटकर बड़ी संपत्ति अर्जित करते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सैन्य वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लेनिनग्राद संयंत्र में प्रमुख पदाधिकारियों ने अपने लोगों को सभी प्रमुख पदों पर नियुक्त किया और राज्य उद्यम को निजी उद्यम में बदल दिया। वे अवैध रूप से गैर सैन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए थे और केवल फाउंटेन पेन की बिक्री से 3 वर्षों में 1200,000 पुराने रूबल का गबन किया। इन लोगों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो 1920 के दशक में नैपमैन था और जीवन भर चोर रहा था। उज्बेकिस्तान में एक रेशम बुनाई मिल में प्रबंधक ने मुख्य अभियंता, मुख्य लेखाकार, आपूर्ति और विपणन अनुभाग के प्रमुख, कार्यशालाओं के प्रमुखों और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम किया और वे सभी नवजात उद्यमी बन गए। उन्होंने विभिन्न अवैध चैनलों के माध्यम से 10 टन से अधिक कृत्रिम और शुद्ध रेशम खरीदा ताकि ऐसे सामान का निर्माण किया जा सके जो खातों से होकर नहीं गुजरे। उन्होंने उचित प्रक्रियाओं से गुजरे बिना श्रमिकों को काम पर रखा और 12 घंटे का कार्य दिवस लागू किया। खारकोव में एक फर्नीचर फैक्ट्री के मैनेजर ने एक अवैध नित्वीय वर्कशॉप स्थापित किया और फैक्ट्री के अंदर गुप्त संचालन किया। इस आदमी के पास कई पत्नियां, कई कारें, कई घर, 176 नेक टाई, लगभग 100 शर्ट और दर्जनों सूट थे। वह घुड़दौड़ में एक बड़ा जुआरी भी था। ऐसे लोग अकेले काम नहीं करते,
वे हमेशा आपूर्ति और वाणिज्यिक तथा अन्य विभागों के प्रभारी राज्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं। पुलिस और न्यायिक विभागों में उनके अपने लोग होते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं और उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं। यहाँ तक कि राज्य के अंगों में उच्च पदस्थ अधिकारी भी उनका समर्थन करते हैं और उन्हें बचाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मॉस्को के एक मनोविश्लेषक औषधालय से संबद्ध कार्यशालाओं के प्रमुख और उनके गिरोह ने एक भूमिगत उद्यम स्थापित किया और रिश्वत देकर 58 बुनाई मशीनें और बड़ी मात्रा में कच्चा माल प्राप्त किया। उन्होंने 52 कारखानों, हस्तशिल्प सहकारी समितियों और सामूहिक खेतों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए और कुछ ही वर्षों में 3 मिलियन रूबल कमाए। उन्होंने समाजवादी संपत्ति और सट्टेबाजी की चोरी का मुकाबला करने वाले विभाग के अधिकारियों, नियंत्रकों, निरीक्षकों, प्रशिक्षकों और अन्य लोगों को रिश्वत दी। रूसी संघ में एक मशीनरी संयंत्र के प्रबंधक ने दूसरे मशीनरी संयंत्र के उप प्रबंधक और अन्य पदाधिकारियों यानी कुल 43 लोगों के साथ मिलकर 900 से अधिक करघे चुराए और उन्हें मध्य एशिया, कजाकिस्तान, काकेशस और अन्य स्थानों के कारखानों को बेच दिया जिनके प्रमुख पदाधिकारियों ने उनका अवैध उत्पादन के लिए उपयोग किया। किर्गिज एसएसआर में 40 से ज्यादा गबन करने वालों और भ्रष्टाचारियों के एक गिरोह ने 2 फैक्ट्रियों पर कब्जा करके भूमिगत उत्पादन का आयोजन किया और 30 मिलियन रूबल से ज्यादा की सरकारी संपत्ति लूट ली। इस गिरोह में गणतंत्र के योजना आयोग के अध्यक्ष, वाणिज्य के एक उप मंत्री, गणतंत्र की मंत्रिपरिषद, राष्ट्रीय आर्थिक परिषद और राज्य नियंत्रण आयोग के 7 ब्यूरो प्रमुख और प्रभाग प्रमुख, साथ ही निर्वासन से भागे एक बड़े कुलक शामिल थे। ये उदाहरण बताते हैं कि जो कारखाने ऐसे पतितों के चंगुल में फंस गए हैं, वे नाम मात्र के समाजवादी उद्यम हैं, वास्तव में वे पूंजीवादी उद्यम बन गए हैं, जिनके द्वारा ये लोग खुद को समृद्ध करते हैं। ऐसे लोगों का मजदूरों से रिश्ता शोषक और शोषित के बीच, उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बीच का रिश्ता बन गया है। क्या ऐसे पतित लोग जो उत्पादन के साधनों पर कब्जा करके दूसरों के श्रम का शोषण करते हैं, वे पक्के बुर्जुआ तत्व नहीं हैं? क्या सरकारी संगठनों में उनके सह अपराधी, जो उनके साथ मिलकर काम करते हैं, कई तरह के शोषण में भाग लेते हैं, गबन करते हैं, रिश्वत लेते हैं और लूट का माल बांटते हैं, वे भी पक्के बुर्जुआ तत्व नहीं हैं? जाहिर है कि ये सभी लोग सर्वहारा वर्ग के विरोधी वर्ग से संबंधित हैं, वे पूंजीपति वर्ग से संबंधित हैं। समाजवाद के खिलाफ उनकी गतिविधियां निश्चित रूप से वर्ग संघर्ष हैं, जिसमें पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग पर हमला करता है। अब आइए सामूहिक फॉर्मों पर विभिन्न कुलक तत्वों की गतिविधियों पर नजर डालें। सामूहिक खेत के कुछ प्रमुख पदाधिकारी और उनके गिरोह मनमाने ढंग से चोरी और सट्टा करते हैं, खुलेआम जनता का पैसा बर्बाद करते हैं और सामूहिक किसानों को लूटते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उज्बेकिस्तान में एक सामूहिक फार्म के अध्यक्ष ने पूरे गांव को आतंकित कर रखा था। इस फार्म के सभी महत्वपूर्ण पदों पर उसके ससुराल वाले और अन्य रिश्तेदार और दोस्त काबिज थे। उसने अपनी निजी जरूरतों के लिए सामूहिक फार्म के 132,000 से अधिक रूबल बर्बाद कर दिए। उसके पास एक कार, 2 मोटरसाइकिलें और 3 पत्नियां थीं, जिनमें से प्रत्येक के पास अपना घर था। कुछ क्षेत्र में एक सामूहिक फार्म के अध्यक्ष ने फार्म को अपनी वंशानुगत संपत्ति माना। उसने इसके अकाउंटेंट, कैशियर, मुख्य गोदाम रक्षक, कृषि विज्ञानी, जनरल स्टोर मैनेजर और अन्य लोगों के साथ साजिश रची। एक दूसरे की रक्षा करते हुए उन्होंने सामूहिक किसानों को लूटा और कुछ ही वर्षों में 1 लाख से अधिक रूबल की रकम हड़प ली। यूक्रेन में एक सामूहिक फार्म के अध्यक्ष ने अपनी महिला लेखाकार के साथ मिलीभगत करके क्रय प्रमाण पत्रों और नकद खाता आदेशों में जालसाजी करके 50,000 से अधिक रूबल कमाए, जिसकी आदर्श खाते रखने के लिए प्रशंसा की गई थी और जिसके कार्यों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों की मास्को प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। अल्मा अता क्षेत्र में एक सामूहिक फार्म के अध्यक्ष वाणिज्यिक सट्टेबाजी में विशेषज्ञ थे। उन्होंने यूक्रेन या उज्बेकिस्तान में फलों का रस और दजाम्बुल से चीनी और शराब खरीदा, उन्हें संसाधित किया और फिर कई इलाकों में बहुत ऊंचे दामों पर शराब बेची। इस फार्म में एक वाइनरी बनाई गई थी जिसकी क्षमता 1 मिलियन लीटर प्रति वर्ष से अधिक थी। इसका सट्टा वाणिज्यिक नेटवर्क पूरे कजाकिस्तान एसएसआर में फैल गया और वाणिज्यिक सट्टेबाजी फार्म की आय के मुख्य स्रोतों में से एक बन गई। बेलारूस में एक सामूहिक फार्म के अध्यक्ष खुद को फार्म पर एक सामंती राजकुमार मानते थे और सभी मामलों में व्यक्तिगत रूप से काम करते थे। वह फार्म पर नहीं बल्कि शहर में या अपने शानदार विला में रहते थे और हमेशा विभिन्न वाणिज्यिक षड्यंत्रों और अवैध सौदों में व्यस्त रहते थे। वह बाहर से मवेशी खरीदते थे, उन्हें सामूहिक फार्म के उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करते थे और उत्पादन के आंकड़ों को गलत बताते थे।
और फिर भी उनके बारे में कुछ प्रशंसनीय समाचार पत्र रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और उन्हें आदर्श नेता कहा गया था। ये उदाहरण बताते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों के नियंत्रण में सामूहिक हित वस्तुतः उनकी निजी संपत्ति बन जाते हैं। ऐसे लोग समाजवादी सामूहिक आर्थिक उद्यमों को नए कुलकों के आर्थिक उद्यमों में बदल देते हैं। अक्सर उनके उच्च संगठनों में ऐसे लोग होते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। सामूहिक किसानों के साथ उनका रिश्ता भी उत्पीड़कों से उत्पीड़ितों का, शोषकों से शोषितों का हो गया है। क्या सामूहिक किसानों की पीठ पर सवार ऐसे नव शोषक 100% नव कुलक नहीं है? जाहिर है वे सभी एक ऐसे वर्ग से संबंधित हैं जो सर्वहारा वर्ग और मेहनतकश किसानों का विरोधी है, कुलक या ग्रामीण बुर्जुआ वर्ग से संबंधित है। उनकी समाजवाद विरोधी गतिविधियां वास्तव में वर्ग संघर्ष है जिसमें पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग और मेहनतकश किसानों पर हमला करता है। राज्य उद्यमों और सामूहिक फॉर्मों में बुर्जुआ तत्वों के अलावा सोवियत संघ में शहर और गांव दोनों में कई अन्य लोग भी हैं। उनमें से कुछ लोग निजी उत्पादन और बिक्री के लिए निजी उद्यम स्थापित करते हैं, अन्य ठेकेदार दल संगठित करते हैं और राज्य या सहकारी उद्यमों के लिए खुले तौर पर निर्माण कार्य करते हैं, और कुछ अन्य निजी होटल खोलते हैं। लेनिनग्राद में एक सोवियत महिला पूंजीपति ने बिक्री के लिए नायलॉन ब्लाउज बनाने के लिए श्रमिकों को काम पर रखा था और उसकी दैनिक आय 700 नए रूबल से अधिक थी। कुस्क क्षेत्र में एक कार्यशाला के मालिक ने सट्टेबाजी कीमतों पर बिक्री के लिए फेल्ट बूट बनाए। उसके पास 540 जोड़ी फेल्ट बूट, 8 किलोग्राम सोने के सिक्के, 3000 मीटर उच्च श्रेणी के कपड़े, 20 कालीन, 1200 किलोग्राम ऊन और कई अन्य कीमती सामान थे। गोमेल क्षेत्र के एक निजी उद्यमी ने श्रमिकों और कारीगरों को काम पर रखा और 2 वर्षों के दौरान 12 कारखानों में भट्टियों के निर्माण और ओवरहालिंग के लिए उच्च कीमत पर अनुबंध हासिल किया। ओरेनबर्ग क्षेत्र में सैकड़ों निजी होटल और ट्रांस शिपमेंट पॉइंट हैं, और सामूहिक फर्मों और राज्य का पैसा लगातार हॉस्टल मालिकों की जेबों में जा रहा है। कुछ लोग व्यापारिक सट्टेबाजी में लगे हुए हैं, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचकर या दूर से सामान लाकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। मॉस्को में कृषि उपज की पुनः बिक्री में लगे बहुत से सट्टेबाज हैं। वे मॉस्को में टन भर खट्टे फल, सेब और सब्जियां लाते हैं और उन्हें सट्टेबाजी के दामों पर पुनः बेचते हैं। इन मुनाफाखोरों को हर तरह की सुविधा दी जाती है, बाजार की सराय, स्टोर रूम और दूसरी सेवाएं उनके लिए उपलब्ध हैं। क्रास्नोदार क्षेत्र में एक सट्टेबाज ने अपनी खुद की एजेंसी स्थापित की और 12 सेल्समैन और 2 स्टीवडोर को काम पर रखा। उसने हजारों सुअर, सैकड़ों क्विंटल चोरी की गई स्लैग ईंटें, कांच की पूरी गाड़ियां और अन्य निर्माण सामग्री शहर से गांवों तक पहुंचाए। उसने प्रत्येक पुनर्विक्रय से बहुत अधिक लाभ कमाया। अन्य लोग दलाल और बिचौलिए के रूप में विशेषज्ञ हैं। उनके पास व्यापक संपर्क है और उनके माध्यम से कोई भी रिश्वत के बदले में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। लेनिनग्राद में एक दलाल था जो, हालांकि वह व्यापार मंत्री नहीं है, लेकिन सभी स्टॉक को नियंत्रित करता है, और हालांकि वह रेलवे में कोई पद नहीं रखता है, लेकिन वैगनों का निपटान करता है। वह स्टॉक के बाहर से ऐसी चीजें प्राप्त कर सकता था जिनके स्टॉक पर सख्त नियंत्रण होता है। लेनिनग्राद में सभी गोदाम उसकी सेवा में हैं। माल पहुंचाने के लिए उसे बहुत बड़ा बोनस मिला। अकेले 1960 में एक लकड़ी के कारखाने से 700,000 रूबल। लेनिनग्राद में ऐसे दलालों का एक पूरा समूह है। ये निजी उद्यमी और सट्टेबाज सबसे नग्न पूंजीवादी शोषण में लगे हुए हैं। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि वे पूंजीपति वर्ग से संबंधित हैं, जो सर्वहारा वर्ग का विरोधी वर्ग है? वास्तव में सोवियत प्रेस स्वयं इन लोगों को सोवियत पूंजीपति, नवजात उद्यमी, निजी उद्यमी, नव उभरे कुलक, सट्टेबाज, शोषक आदि कहता है। क्या संशोधनवादी खुश्चेव गुट अपने आप का विरोधाभास नहीं कर रहा है जब वे दावा करते हैं कि सोवियत संघ में विरोधी वर्ग मौजूद नहीं है? ऊपर दिए गए तथ्य सोवियत प्रेस में प्रकाशित तथ्यों का केवल एक हिस्सा है। वे लोगों को चौंका देने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन कई और भी हैं जो प्रकाशित नहीं हुए हैं। कई बड़े और अधिक गंभीर मामले हैं जिन्हें छिपाया और छुपाया गया है। हमने उपरोक्त डेटा को इस सवाल का जवाब देने के लिए उद्धृत किया है कि क्या सोवियत संघ में विरोधी वर्ग और वर्ग संघर्ष है। ये डेटा आसानी से उपलब्ध है और यहाँ तक कि संशोधनवादी खुश्चोव गुट भी उन्हें नकारने में असमर्थ है। ये आंकड़े ये दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग की बेलगाम गतिविधियां व्यापक हैं। शहर के साथ साथ देहात में, उद्योग के साथ साथ कृषि में, उत्पादन के क्षेत्र के साथ साथ परिसंचरण के क्षेत्र में, आर्थिक विभागों से लेकर पार्टी और सरकारी संगठनों तक, और जमीनी स्तर से लेकर उच्च नेतृत्व निकायों तक। ये समाजवाद विरोधी गतिविधियां सर्वहारा वर्ग के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग के तीखे वर्ग संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं है।
यह कोई अजीब बात नहीं है कि समाजवादी देश में समाजवाद पर पुराने और नए बुर्जुआ तत्वों द्वारा हमले किए जाएं। जब तक पार्टी और राज्य का नेतृत्व मार्क्सवादी, लेनिनवादी बना रहेगा, तब तक इसमें कुछ भी भयानक नहीं है। लेकिन आज सोवियत संघ में स्थिति की गंभीरता इस तथ्य में निहित है कि संशोधनवादी खुश्चोव गुट ने सोवियत पार्टी और राज्य के नेतृत्व को हड़प लिया है और सोवियत समाज में एक विशेषाधिकार प्राप्त बुर्जुआ तबका उभर आया है। हम अगले भाग में इस समस्या पर विचार करेंगे। सोवियत विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और संशोधनवादी खुश्चोव गुट। समकालीन सोवियत समाज में विशेषाधिकार प्राप्त तबका पार्टी और सरकारी संगठनों, उद्यमों और खेतों के अग्रणी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बुर्जुआ बुद्धिजीवियों में से पतित तत्वों से बना है। यह मजदूरों, किसानों और सोवियत संघ के बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के भारी बहुमत के विरोध में खड़ा है। अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद लेनिन ने बताया कि बुर्जुआ और निम्न बुर्जुआ विचारधाराएं और आदत की ताकत सर्वहारा वर्ग को हर तरफ से घेर रही थी और प्रभावित कर रही थी तथा उसके कुछ वर्गों को भ्रष्ट कर रही थी। इस परिस्थिति के कारण सोवियत अधिकारियों और कार्यकर्ताओं में से आम जनता से अलग थलग पड़े नौकरशाहों और नए बुर्जुआ तत्वों का उदय हुआ। लेनिन ने यह भी बताया कि हालांकि सोवियत शासन के लिए काम करने के लिए बुर्जुआ तकनीकी विशेषज्ञों को दिए जाने वाले उच्च वेतन आवश्यक थे, लेकिन उनका उस पर भ्रष्ट प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए लेनिन ने बुर्जुआ और निम्न बुर्जुआ विचारधाराओं के प्रभाव के खिलाफ लगातार संघर्ष करने, व्यापक जनता को सरकारी काम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने, सोवियत अंगों में नौकरशाहों और नए बुर्जुआ तत्वों को लगातार उजागर करने और उन्हें हटाने तथा ऐसी परिस्थितियां बनाने पर बहुत जोर दिया जो बुर्जुआ वर्ग के अस्तित्व और प्रजनन को रोक सकें। लेनिन ने स्पष्ट रूप से कहा कि तंत्र को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थित और दृढ़ संघर्ष के बिना हम समाजवाद का आधार बनने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने वेतन नीति में पेरिस कम्यून के सिद्धांत के पालन पर बहुत जोर दिया, यानी सभी सरकारी कर्मचारियों को मजदूरों के बराबर वेतन दिया जाना था और केवल बुर्जुआ विशेषज्ञों को ही उच्च वेतन दिया जाना था। अक्टूबर क्रांति से लेकर सोवियत आर्थिक पुनर्वास की अवधि तक लेनिन के निर्देशों का मुख्य रूप से पालन किया गया। पार्टी और सरकारी संगठनों और उद्यमों के प्रमुख व्यक्तियों और विशेषज्ञों में पार्टी के सदस्यों को मजदूरों के वेतन के बराबर वेतन मिलता था। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत संघ की सरकार ने राजनीति और विचारधारा के क्षेत्र में तथा वितरण प्रणाली में कई उपाय अपनाए ताकि किसी भी विभाग में अग्रणी कार्यकर्ताओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने या नैतिक या राजनीतिक रूप से पतित होने से रोका जा सके। स्टालिन के नेतृत्व वाली सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और समाजवाद के मार्ग पर चलती रही और पूंजीवाद की ताकतों के खिलाफ एक कड़ा संघर्ष किया। ट्रॉट्स्कीवादियों, जिनोवियववादियों और बुखारिनवादियों के खिलाफ स्टालिन के संघर्ष मूलतः पार्टी के भीतर सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष और समाजवाद और पूंजीवाद के दो मार्गों के बीच संघर्ष का प्रतिबिंब थे। इन संघर्षों में जीत ने सोवियत संघ में पूंजीवाद को बहाल करने की पूंजीपति वर्ग की व्यर्थ उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्टालिन की मृत्यु से पहले ही कुछ समूहों को उच्च वेतन दिया जा रहा था और कुछ कार्यकर्ता पहले ही पतित हो चुके थे और बुर्जुआ तत्व बन चुके थे। सीपीएसयू की केंद्रीय समिति ने अक्टूबर 1952 में 19वीं पार्टी कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ पार्टी संगठनों में पतन और भ्रष्टाचार दिखाई दिया था। इन संगठनों के नेताओं ने उन्हें पूरी तरह से अपने लोगों से बने छोटे समुदायों में बदल दिया था, अपने समूह के हितों को पार्टी और राज्य के हितों से ऊपर रखते हुए। औद्योगिक उद्यमों के कुछ अधिकारी ये भूल जाते हैं कि उनके जिम्मे सौंपे गए उद्यम राज्य के उद्यम हैं और उन्हें अपने निजी क्षेत्र में बदलने की कोशिश करते हैं। सामूहिक खेतों की आम खेती की रक्षा करने के बजाय कुछ पार्टी और सोवियत कार्यकर्ता और कृषि विभागों के कुछ कार्यकर्ता सामूहिक खेत की संपत्ति को हड़पने में लगे हुए हैं। सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी समाजवादी व्यवस्था पर हमला करने और उसे बदनाम करने वाले काम सामने आए थे और वैज्ञानिकों के बीच एक अधिकारवादी अराकचेव शासन उभरा था। जब से खुश्चोव ने सोवियत पार्टी और राज्य का नेतृत्व हथिया लिया है, सोवियत संघ में वर्ग संघर्ष की स्थिति में एक बुनियादी परिवर्तन आया है। खुश्चोव ने पूंजीपति वर्ग के हितों की सेवा करने वाली तथा सोवियत संघ में पूंजीवाद की ताकतों को तेजी से बढ़ाने वाली संशोधनवादी नीतियों की एक श्रृंखला को लागू किया। व्यक्तित्व पंथ का मुकाबला करने के बहाने खुश्चोव ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही और समाजवादी व्यवस्था को बदनाम किया है और इस तरह वास्तव में सोवियत संघ में पूंजीवाद की बहाली का मार्ग प्रशस्त किया है। स्टालिन को पूरी तरह से नकारने में उन्होंने वास्तव में मार्क्सवाद लेनिनवाद को नकार दिया है जिसे स्टालिन ने बरकरार रखा था और संशोधनवादी बाढ़ के लिए द्वार खोल दिए। खुश्चोव ने समाजवादी सिद्धांत के स्थान पर प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार भौतिक प्रोत्साहन को प्रतिस्थापित किया है।
उन्होंने एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग की आय और श्रमिकों, किसानों और साधारण बुद्धिजीवियों की आय के बीच के अंतर को कम नहीं किया है, बल्कि उसे बढ़ाया है। उन्होंने अग्रणी पदों पर पतितों का समर्थन किया है, उन्हें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने और सोवियत लोगों के श्रम के फलों को हड़पने के लिए और भी अधिक बेईमान बनने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस प्रकार उन्होंने सोवियत समाज में वर्गों के ध्रुवीकरण को तेज कर दिया है। खुश्चोव समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत को लागू करता है, पूंजीवादी मुक्त प्रतिस्पर्धा को विकसित करता है और संपूर्ण लोगों द्वारा समाजवादी स्वामित्व को कमजोर करता है। खुश्चोव समाजवादी कृषि नियोजन की प्रणाली पर हमला करते हैं, इसे नौकरशाही और अनावश्यक बताते हैं। अमेरिकी खेतों के बड़े मालिकों से सीखने के लिए उत्सुक वह पूंजीवादी प्रबंधन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कुलक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं और समाजवादी सामूहिक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। खुश्चोव बुर्जुआ विचारधारा, बुर्जुआ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानवता का प्रचार कर रहे हैं, बुर्जुआ आदर्शवाद और तत्वमीमांसा तथा बुर्जुआ व्यक्तिवाद, मानवतावाद और शांतिवाद के प्रतिक्रियावादी विचारों को सोवियत लोगों में भर रहे हैं और समाजवादी नैतिकता को नीचा दिखा रहे हैं। पश्चिम की सड़ी गली बुर्जुआ संस्कृति अब सोवियत संघ में फैशन बन गई है और समाजवादी संस्कृति का बहिष्कार किया जा रहा है और उस पर हमला किया जा रहा है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के नाम पर खुश्चोव अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ सांठगांठ कर रहे हैं, समाजवादी खेमे और अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन को बर्बाद कर रहे हैं, उत्पीड़ित लोगों और राष्ट्रों के क्रांतिकारी संघर्षों का विरोध कर रहे हैं, महाशक्तिवाद और राष्ट्रीय अहंकार का पालन कर रहे हैं और सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये सब मुट्ठी भर लोगों के निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए किया जा रहा है, जिन्हें वह सोवियत संघ, समाजवादी खेमे और पूरी दुनिया के लोगों के बुनियादी हितों से ऊपर रखते हैं। खुश्चोव जिस लाइन पर चल रहे हैं वह पूरी तरह से संशोधनवादी लाइन है। इस लाइन से प्रेरित होकर न केवल पुराने बुर्जुआ तत्व बेलगाम हो गए हैं, बल्कि सोवियत पार्टी और सरकार के प्रमुख कार्यकर्ताओं, राज्य उद्यमों और सामूहिक खेतों के प्रमुखों और संस्कृति, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के उच्च बुद्धिजीवियों के बीच बड़ी संख्या में नए बुर्जुआ तत्व उभरे हैं। वर्तमान में सोवियत संघ में न केवल नए बुर्जुआ तत्वों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी बुनियादी रूप से बदलाव आया है। खुश्चोव के सत्ता में आने से पहले वे सोवियत समाज में शासक पद पर नहीं थे। उनकी गतिविधियों पर कई तरह से प्रतिबंध थे और उन पर हमले किए जा सकते थे। लेकिन जब से खुश्चोव ने सत्ता संभाली है, पार्टी और राज्य के नेतृत्व को कदम दर कदम हड़पते हुए नए बुर्जुआ तत्व धीरे धीरे पार्टी और सरकार तथा आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य विभागों में शासक पद पर आसीन हो गए हैं और सोवियत समाज में एक विशेषाधिकार प्राप्त तबका बना लिया है। यह विशेषाधिकार प्राप्त तबका आज सोवियत संघ में पूंजीपति वर्ग का मुख्य घटक है और संशोधनवादी खुश्चोव गुट का मुख्य सामाजिक आधार है। संशोधनवादी खुश्चोव गुट सोवियत पूंजीपति वर्ग और विशेष रूप से उसके विशेषाधिकार प्राप्त तबके के राजनीतिक प्रतिनिधि हैं। संशोधनवादी खुश्चेव गुट ने एक के बाद एक सफाया किया है और पूरे देश में केंद्रीय से लेकर स्थानीय निकायों तक, प्रमुख पार्टी और सरकारी संगठनों से लेकर आर्थिक और सांस्कृतिक और शैक्षिकी विभागों तक एक के बाद एक कार्यकर्ताओं को बदल दिया है। जिन पर उन्हें भरोसा नहीं है उन्हें हटा दिया है और अपने शिष्यों को प्रमुख पदों पर बिठा दिया है। उदाहरण के लिए सीपीएसयू की केंद्रीय समिति को ही लें। आंकड़े बताते हैं कि सीपीएसयू की केंद्रीय समिति के 70% सदस्य जो 1952 में इसकी 19वीं कांग्रेस में चुने गए थे, उन्हें क्रमशः 1956 और 1961 में आयोजित 20वीं और 22वीं कांग्रेस के दौरान निकाल दिया गया था और 20वीं कांग्रेस में चुने गए लगभग 50% सदस्य 22वीं कांग्रेस के समय निकाल दिए गए थे। या स्थानीय संगठनों को ही लें। 22वीं कांग्रेस की पूर्व संध्या पर कैडरों को नया रूप देने के बहाने संशोधनवादी खुश्चोव गुट ने अपूर्ण आंकड़ों के अनुसार संघ गणराज्यों की पार्टी केंद्रीय समितियों और प्रदेशों और क्षेत्रों की पार्टी समितियों के 45% सदस्यों को पद से हटा दिया और नगर निगम और जिला पार्टी समितियों के 40% सदस्यों को पद से हटा दिया। 1963 में पार्टी को औद्योगिक और कृषि पार्टी समितियों में विभाजित करने के बहाने उन्होंने संघ गणराज्यों की केंद्रीय समितियों और क्षेत्रीय पार्टी समितियों के आधे से अधिक सदस्यों को बदल दिया। परिवर्तनों की इस श्रृंखला के माध्यम से सोवियत विशेषाधिकार प्राप्त तबके ने पार्टी, सरकार और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लोगों ने जनता की सेवा करने के कार्य को जनता पर हावी होने के विशेषाधिकार में बदल दिया है। वे उत्पादन और आजीविका के साधनों पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अपने छोटे से गुट के निजी लाभ के लिए कर रहे हैं।
इस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के सदस्य सोवियत लोगों के श्रम के फल और जेब से होने वाली आय को हड़प लेते हैं, जो औसत सोवियत मजदूर और किसान की आय से दर्जनों या 100 गुना ज्यादा होती है। वे न केवल उच्च वेतन, उच्च पुरस्कार, उच्च रॉयल्टी और कई तरह की व्यक्तिगत सब्सिडी के रूप में उच्च आय प्राप्त करते हैं, बल्कि अपनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति का उपयोग भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के जरिए सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के लिए भी करते हैं। सोवियत संघ के मेहनतकश लोगों से पूरी तरह अलग होकर वे पूंजीपति वर्ग का परजीवी और पतनशील जीवन जीते हैं। इस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के सदस्य वैचारिक रूप से पूरी तरह पतित हो चुके हैं, बोल्शेविक पार्टी की क्रांतिकारी परंपराओं से पूरी तरह विमुख हो चुके हैं और सोवियत मजदूर वर्ग के उच्च आदर्शों को त्याग चुके हैं। वे मार्क्सवाद, लेनिनवाद और समाजवाद के विरोधी हैं। वे क्रांति को धोखा देते हैं और दूसरों को क्रांति करने से रोकते हैं। उनकी एकमात्र चिंता अपनी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक शासन को मजबूत करना है। उनकी सारी गतिविधियां अपने विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के निजी हितों के इर्द गिर्द घूमती हैं। लोगों ने देखा है कि यूगोस्लाविया में, हालांकि टीटो गुट अभी भी समाजवाद का झंडा बुलंद करता है, यूगोस्लाव लोगों के विरोध में एक नौकरशाही पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे अस्तित्व में आया है। जब से टीटो गुट ने संशोधनवाद का रास्ता अपनाया है, यूगोस्लाव राज्य को सर्वहारा वर्ग की तानाशाही से नौकरशाह पूंजीपति वर्ग की तानाशाही में बदल दिया है और इसकी समाजवादी सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को राज्य पूंजीवाद में बदल दिया है। अब लोग ख्रुश्चोव गुट को टीटो गुट द्वारा पहले से तय किए गए रास्ते पर चलते हुए देखते हैं। ख्रुश्चोव बेलग्रेड को अपना मक्का मानते हैं, बार बार कहते हैं कि वे टीटो गुट के अनुभव से सीखेंगे और घोषणा करते हैं कि वे और टीटो गुट एक ही विचार से संबंधित हैं और एक ही सिद्धांत द्वारा निर्देशित हैं। ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। ख्रुश्चोव के संशोधनवाद के परिणामस्वरूप महान सोवियत जनता द्वारा अपने खून पसीने से निर्मित दुनिया का पहला समाजवादी देश अब पूंजीवादी पुनर्स्थापना के अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रहा है। ख्रुश्चोव गुट ये कहानी फैला रहा है कि सोवियत संघ में अब कोई विरोधी वर्ग और वर्ग संघर्ष नहीं है, ताकि वे सोवियत जनता के विरुद्ध अपने क्रूर वर्ग संघर्ष के तथ्यों को छुपा सकें। संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला सोवियत विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग सोवियत आबादी का केवल कुछ प्रतिशत है। सोवियत कैडरों में भी इसकी संख्या कम है। ये सोवियत लोगों के बिल्कुल विपरीत है, जो कुल आबादी का 90% से अधिक हिस्सा है, और सोवियत कैडरों और कम्युनिस्टों के विशाल बहुमत के विपरीत है। सोवियत लोगों और इस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के बीच विरोधाभास अब सोवियत संघ के अंदर मुख्य विरोधाभास है, और यह एक असंगत और विरोधी वर्ग विरोधाभास है। लेनिन द्वारा निर्मित सोवियत संघ की गौरवशाली कम्युनिस्ट पार्टी और महान सोवियत लोगों ने अक्टूबर समाजवादी क्रांति में युगांतरकारी क्रांतिकारी पहल का प्रदर्शन किया। उन्होंने व्हाइट गार्ड्स और 1 दर्जन से अधिक साम्राज्यवादी देशों द्वारा किए गए सशस्त्र हस्तक्षेप को हराने में अपनी वीरता और सहनशक्ति दिखाई। उन्होंने औद्योगिकरण और कृषि सामूहिकीकरण के संघर्ष में अभूतपूर्व शानदार उपलब्धियां हासिल की और उन्होंने जर्मन फांसीवादियों के खिलाफ देशभक्तिपूर्ण युद्ध में जबरदस्त जीत हासिल की और पूरी मानव जाति को बचाया। ख्रुश्चोव गुट के शासन के तहत भी सीपीएसयू और सोवियत लोगों का जनसमूह लेनिन और स्टालिन द्वारा पोषित शानदार क्रांतिकारी परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है, और वे अभी भी समाजवाद को कायम रखते हैं और साम्यवाद की आकांक्षा रखते हैं। सोवियत मजदूरों, सामूहिक किसानों और बुद्धिजीवियों की व्यापक जनता विशेषाधिकार प्राप्त तबके द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ असंतोष से उबल रही है। वे ख्रुश्चोव गुट की संशोधनवादी विशेषताओं को और भी स्पष्ट रूप से देखने लगे हैं, जो समाजवाद को धोखा दे रहा है और पूंजीवाद को बहाल कर रहा है। सोवियत कार्यकर्ताओं में से कई लोग अभी भी सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी रुख पर कायम हैं, समाजवाद के मार्ग पर अड़े हुए हैं और ख्रुश्चोव के संशोधनवाद का दृढ़ता से विरोध करते हैं। सोवियत जनता, कम्युनिस्टों और कार्यकर्ताओं की व्यापक जनता ख्रुश्चोव गुट की संशोधनवादी लाइन का विरोध करने और उसका विरोध करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग कर रही है, ताकि संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट इतनी आसानी से पूंजीवाद की बहाली न कर सके। महान सोवियत लोग महान अक्टूबर क्रांति की गौरवशाली परंपराओं की रक्षा करने, समाजवाद के महान लाभों को संरक्षित करने और पूंजीवाद की बहाली की साजिश को कुचलने के लिए लड़ रहे हैं। संपूर्ण लोगों के तथाकथित राज्य का खंडन। सीपीएसयू की 22वीं कांग्रेस में ख्रुश्चोव ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के विरोध का झंडा खुलेआम उठाया और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की जगह पूरे लोगों का राज्य लाने की घोषणा की। सीपीएसयू के कार्यक्रम में लिखा है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही यूएसएसआर में अपरिहार्य नहीं रह गई है, और राज्य जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के राज्य के रूप में उभरा था, नए समकालीन चरण में पूरे लोगों का राज्य बन गया है। मार्क्सवाद लेनिनवाद के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि राज्य की अवधारणा एक वर्ग की अवधारणा है।
लेनिन ने बताया कि राज्य की विशिष्ट विशेषता लोगों के एक अलग वर्ग का अस्तित्व है, जिनके हाथों में सत्ता केंद्रित होती है। राज्य वर्ग संघर्ष का एक हथियार है, एक मशीन जिसके माध्यम से एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। हर राज्य एक निश्चित वर्ग की तानाशाही है। जब तक राज्य मौजूद है तब तक ये वर्ग से ऊपर नहीं रह सकता या पूरे लोगों का हिस्सा नहीं बन सकता। सर्वहारा वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टी ने कभी अपने विचार नहीं छिपाए हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सर्वहारा समाजवादी क्रांति का मूल उद्देश्य बुर्जुआ शासन को उखाड़ फेंकना और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना है। समाजवादी क्रांति की जीत के बाद सर्वहारा वर्ग और उसकी पार्टी को सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के ऐतिहासिक कार्यों को पूरा करने और वर्गों और वर्ग मतभेदों को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, ताकि राज्य खत्म हो जाए। ये केवल पूंजीपति वर्ग और उसकी पार्टियां ही हैं जो जनता को धोखा देने के अपने प्रयास में राज्य सत्ता की वर्ग प्रकृति को छिपाने की हर संभव कोशिश करती हैं और अपने नियंत्रण में राज्य मशीनरी को पूरी जनता की और वर्ग से ऊपर बताती हैं। ये तथ्य कि ख्रुश्चोव ने सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को समाप्त करने की घोषणा की है और संपूर्ण जनता के राज्य की थीसिस को आगे बढ़ाया है, ये दर्शाता है कि उन्होंने राज्य पर मार्क्सवादी लेनिनवादी शिक्षाओं को बुर्जुआ मिथ्या बातों से प्रतिस्थापित कर दिया है। जब मार्क्सवादी लेनिनवादियों ने उनकी भ्रांतियों की आलोचना की तो संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट ने जल्दबाजी में अपना बचाव किया और पूरे लोगों के राज्य के लिए तथाकथित सैद्धांतिक आधार का आविष्कार करने की पुरजोर कोशिश की। अब वे दावा करते हैं कि मार्क्स और लेनिन द्वारा उल्लिखित सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का ऐतिहासिक काल केवल पूंजीवाद से साम्यवाद के पहले चरण में संक्रमण को संदर्भित करता है, न कि इसके उच्चतर चरण को। वे आगे दावा करते हैं कि राज्य के खत्म होने से पहले सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के अंत के बाद एक और चरण है, पूरे लोगों का राज्य। ये सरासर कुतर्क है। मार्क्स ने अपनी पुस्तक गोथा कार्यक्रम की आलोचना में इस प्रसिद्ध सिद्धांत को आगे बढ़ाया कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण की अवधि की स्थिति है। लेनिन ने इस मार्क्सवादी सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की। उन्होंने कहा, मार्क्स ने गोथा कार्यक्रम की आलोचना में लिखा, पूंजीवादी और साम्यवादी समाज के बीच एक दूसरे में क्रांतिकारी परिवर्तन की अवधि है। इसके साथ ही एक राजनीतिक संक्रमण काल भी है जिसमें राज्य सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी तानाशाही के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब तक इस स्वयंसिद्ध सिद्धांत पर समाजवादियों ने कभी विवाद नहीं किया है और फिर भी यह उस समय तक राज्य के अस्तित्व को मान्यता देता है जब तक कि विजयी समाजवाद पूर्ण साम्यवाद में विकसित नहीं हो जाता। लेनिन ने आगे कहा, राज्य पर मार्क्स की शिक्षा का सार केवल उन लोगों द्वारा समझा गया है जो समझते हैं कि एकल वर्ग की तानाशाही न केवल सर्वहारा वर्ग के लिए आवश्यक है जिसने पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंका है, बल्कि उस संपूर्ण ऐतिहासिक अवधि के लिए भी आवश्यक है जो पूंजीवाद को वर्गहीन समाज से साम्यवाद से अलग करती है। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि मार्क्स और लेनिन के अनुसार वह ऐतिहासिक काल जिसके दौरान सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थिति विद्यमान रहती है, केवल साम्यवाद की प्रथम अवस्था में संक्रमण का काल नहीं है, जैसा कि संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट द्वारा आरोपित किया गया है, बल्कि यह पूंजीवाद से पूर्ण साम्यवाद में संक्रमण का संपूर्ण काल है, वह समय जब सभी वर्गभेद समाप्त हो जाएंगे और वर्गहीन समाज साकार हो जाएगा, अर्थात साम्यवाद की उच्चतर अवस्था तक। ये भी उतना ही स्पष्ट है कि मार्क्स और लेनिन द्वारा संदर्भित संक्रमण काल में राज्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही है और कुछ नहीं। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही पूंजीवाद से साम्यवाद के उच्च चरण तक संक्रमण की पूरी अवधि में राज्य का रूप है और मानव इतिहास में राज्य का अंतिम रूप भी है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के खत्म होने का मतलब होगा राज्य का खत्म होना। लेनिन ने कहा, मार्क्स ने समाजवाद और राजनीतिक संघर्ष के पूरे इतिहास से यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य का लुप्त होना तय है और इसके लुप्त होने का संक्रमणकालीन रूप राज्य से गैर राज्य में संक्रमण शासक वर्ग के रूप में संगठित सर्वहारा वर्ग होगा। ऐतिहासिक रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही एक देश से दूसरे देश और एक काल से दूसरे काल में अलग अलग रूप ले सकती है, लेकिन मूल रूप से यह एक ही रहेगी। लेनिन ने कहा, पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर संक्रमण निश्चित रूप से राजनीतिक रूपों की प्रचुरता और विविधता को जन्म देता है, लेकिन सार अनिवार्य रूप से एक ही होगा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि यह कतई मार्क्स और लेनिन का दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि संशोधनवादी ख्रुश्चोव का एक आविष्कार है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का अंत राज्य के विनाश से पहले होगा और उसके बाद एक और चरण आएगा, संपूर्ण जनता का राज्य। अपने मार्क्सवाद लेनिनवाद विरोधी विचारों के पक्ष में तर्क देते हुए संशोधनवादी ख्रुश्चोव गुट ने मार्क्स के एक वाक्य को खोजने और संदर्भ से हटकर उसे उद्धृत करके उसे विकृत करने में बहुत मेहनत की है।
उन्होंने कम्युनिस्ट समाज के राज्य जर्मन में स्टेट्सवेसन की भावी प्रकृति का मनमाने ढंग से वर्णन किया है, जिसका उल्लेख मार्क्स ने गोथा कार्यक्रम की आलोचना में कम्युनिस्ट समाज की स्थिति के रूप में किया है, जो अब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही नहीं है। उन्होंने खुशी घोषणा की कि चीनी लोग मार्क्स की इस बात को उद्धृत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जाहिर है कि संशोधनवादी खुश्चोव बुट को लगता है कि यह उनके लिए बहुत मददगार है। जैसा कि होता है, लेनिन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि संशोधनवादी इस वाक्यांश का उपयोग मार्क्सवाद को विकृत करने के लिए करेंगे। अपने मार्क्सवाद ऑन द स्टेट में लेनिन ने इसकी एक बेहतरीन व्याख्या की। उन्होंने कहा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही एक राजनीतिक संक्रमण काल है, लेकिन मार्क्स साम्यवादी समाज के राज्य रूसी में गोसुदार्स्त्वेनोस्ट, जर्मन में स्टाट्सवेसेन की भावी प्रकृति की बात करते हैं। इस प्रकार साम्यवादी समाज में भी एक राज्य होगा। क्या इसमें कोई विरोधाभास नहीं है? लेनिन ने उत्तर दिया, नहीं। फिर उन्होंने बुर्जुआ राज्य से राज्य के खत्म होने तक विकास की प्रक्रिया में 3 चरणों को सारणीबद्ध किया। पहला चरण, बुर्जुआ समाज में राज्य की आवश्यकता पूंजीपति वर्ग को होती है, बुर्जुआ राज्य। दूसरा चरण, पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण की अवधि में सर्वहारा वर्ग को राज्य की आवश्यकता होती है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का राज्य। तीसरा चरण, साम्यवादी समाज में राज्य की आवश्यकता नहीं होती, वह नष्ट हो जाता है। उन्होंने निष्कर्ष देते हुए कहा, पूर्ण स्थिरता और स्पष्टता। लेनिन की तालिका में केवल बुर्जुआ राज्य, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थिति और राज्य का लुप्त होना ही पाया जाता है। ठीक इसी तालिका के द्वारा लेनिन ने ये स्पष्ट किया कि जब साम्यवाद की स्थिति आती है तो राज्य लुप्त हो जाता है और अस्तित्वहीन हो जाता है। विडंबना यह है कि संशोधनवादी खुश्चोव बुट ने भी अपनी गलती का बचाव करते हुए लेनिन के मार्क्सवाद से इसी अंश को उद्धृत किया, और फिर उन्होंने निम्नलिखित मूर्खतापूर्ण बयान दिया, हमारे देश में लेनिन द्वारा उद्धृत राय में उल्लिखित पहले 2 कालखंड इतिहास से संबंधित हैं। सोवियत संघ में संपूर्ण जनता का राज्य, एक साम्यवादी राज्य प्रणाली, साम्यवाद के पहले चरण का राज्य उत्पन्न हुआ है और विकसित हो रहा है। यदि लेनिन द्वारा संदर्भित पहले 2 काल सोवियत संघ में अतीत की बात हो चुके हैं, तो राज्य को समाप्त हो जाना चाहिए, और संपूर्ण लोगों का राज्य कहां से आ सकता है? यदि राज्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, तो इससे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में संपूर्ण लोगों का राज्य नहीं होना चाहिए। अपने पूरे लोगों के राज्य के लिए तर्क देते हुए संशोधनवादी खुश्चोव बुट सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को अलोकतांत्रिक बताकर बदनाम करने की कोशिश करता है। वे जोर देते हैं कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की जगह पूरे लोगों का राज्य स्थापित करके ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा सकता है और पूरे लोगों के लिए वास्तविक लोकतंत्र में बदला जा सकता है। खुश्चोव ने दिखावटी तौर पर कहा है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का उन्मूलन ऊर्जावान रूप से विकसित लोकतंत्र की एक पंक्ति का उदाहरण है और सर्वहारा लोकतंत्र पूरे लोगों का समाजवादी लोकतंत्र बन रहा है। इन कथनों से केवल यही पता चलता है कि इनके लेखक या तो राज्य पर मार्क्सवादी लेनिनवादी शिक्षाओं से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं या फिर दुर्भावनापूर्वक उन्हें विकृत कर रहे हैं। मार्क्सवाद लेनिनवाद के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि राज्य के एक रूप के रूप में लोकतंत्र की अवधारणा तानाशाही की तरह वर्गीय है। केवल वर्गीय लोकतंत्र ही हो सकता है, पूरे लोगों के लिए लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेनिन ने कहा, जनता के विशाल बहुमत के लिए लोकतंत्र तथा बल द्वारा दमन अर्थात जनता के शोषकों और उत्पीड़कों का लोकतंत्र से बहिष्कार, ये वह परिवर्तन है जो पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण के दौरान लोकतंत्र में आता है। शोषक वर्गों पर तानाशाही और मेहनतकश लोगों के बीच लोकतंत्र, ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के 2 पहलू हैं। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के तहत ही मेहनतकश लोगों के लिए लोकतंत्र को अभूतपूर्व सीमा तक विकसित और विस्तारित किया जा सकता है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बिना मेहनतकश लोगों के लिए वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो सकता। जहां बुर्जुआ लोकतंत्र है वहां सर्वहारा लोकतंत्र नहीं है, और जहां सर्वहारा लोकतंत्र है वहां बुर्जुआ लोकतंत्र नहीं है। एक दूसरे को बाहर करता है, यह अपरिहार्य है और इसमें कोई समझौता नहीं है। बुर्जुआ लोकतंत्र जितना अधिक पूरी तरह से समाप्त होगा, उतना ही सर्वहारा लोकतंत्र फलेगा फूलेगा। पूंजीपति वर्ग की नज़र में जिस भी देश में ऐसा होता है वहां लोकतंत्र की कमी होती है, लेकिन वास्तव में ये सर्वहारा लोकतंत्र को बढ़ावा देना और बुर्जुआ लोकतंत्र को खत्म करना है। जैसे जैसे सर्वहारा लोकतंत्र विकसित होता है, बुर्जुआ लोकतंत्र खत्म होता जाता है। इस मौलिक मार्क्सवादी लेनिनवादी थीसिस का विरोध संशोधनवादी खुश्चोव बुट द्वारा किया जाता है। वास्तव में उनका मानना है कि जब तक दुश्मनों पर तानाशाही लागू रहेगी तब तक लोकतंत्र नहीं हो सकता, और लोकतंत्र को विकसित करने का एकमात्र तरीका दुश्मनों पर तानाशाही को खत्म करना
उनका दमन बंद करना और पूरी जनता के लिए लोकतंत्र स्थापित करना है। उनका दृष्टिकोण विद्रोही काउत्स्की की शुद्ध लोकतंत्र की अवधारणा के समान ही है। काउत्स्की की आलोचना करते हुए लेनिन ने कहा, शुद्ध लोकतंत्र न केवल एक अज्ञानतापूर्ण वाक्यांश है जो वर्ग संघर्ष और राज्य की प्रकृति दोनों की समझ की कमी को दर्शाता है, बल्कि यह एक 3 बार खाली वाक्यांश भी है, क्योंकि साम्यवादी समाज में लोकतंत्र बदलने और आदत बनने की प्रक्रिया में खत्म हो जाएगा, लेकिन कभी भी शुद्ध लोकतंत्र नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया, विकास की द्वंद्वात्मकता मार्ग इस प्रकार है, निरंकुशता से बुर्जुआ लोकतंत्र तक, बुर्जुआ से सर्वहारा लोकतंत्र तक, सर्वहारा लोकतंत्र से शून्य लोकतंत्र तक। अर्थात साम्यवाद के उच्चतर चरण में सर्वहारा लोकतंत्र वर्गों के उन्मूलन और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो पूरे लोगों के राज्य की तरह खुश्चोव द्वारा घोषित पूरे लोगों के लिए लोकतंत्र एक धोखा है। इस तरह पूंजीपति वर्ग और पुराने संशोधनवादियों के फटे पुराने कपड़ों को वापस लाने, उन्हें पैच करने और अपना खुद का लेबल लगाने में खुश्चोव का एकमात्र उद्देश्य सोवियत लोगों और दुनिया के क्रांतिकारी लोगों को धोखा देना और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के प्रति अपने विश्वासघात और समाजवाद के प्रति अपने विरोध को छिपाना है। खुश्चोव के संपूर्ण लोगों के राज्य का सार क्या है? खुश्चोव ने सोवियत संघ में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को समाप्त कर दिया है और खुद के नेतृत्व में संशोधनवादी गुट की तानाशाही स्थापित की है, यानी सोवियत पूंजीपति वर्ग के विशेषाधिकार प्राप्त तबके की तानाशाही। दरअसल उनका पूरी जनता का राज्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का राज्य नहीं है, बल्कि ऐसा राज्य है जिसमें उनका छोटा संशोधनवादी गुट मजदूरों, किसानों और क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों के जनसमूह पर अपनी तानाशाही चलाता है। खुश्चोव गुट के शासन में सोवियत मेहनतकश लोगों के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है, केवल संशोधनवादी खुश्चोव गुट से जुड़े मुट्ठी भर लोगों, विशेषाधिकार प्राप्त तबके और पुराने और नए बुर्जुआ तत्वों के लिए लोकतंत्र है। खुश्चोव का पूरी जनता के लिए लोकतंत्र कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरह से बुर्जुआ लोकतंत्र है, यानी सोवियत लोगों पर खुश्चोव गुट की निरंकुश तानाशाही। आज सोवियत संघ में जो कोई भी सर्वहारा रुख पर कायम रहता है, मार्क्सवाद लेनिनवाद का समर्थन करता है और बोलने, प्रतिरोध करने या लड़ने का साहस रखता है, उस पर नजर रखी जाती है, उसका पीछा किया जाता है, उसे बुलाया जाता है, यहाँ तक कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है या मानसिक रूप से बीमार बताकर मानसिक अस्पतालों में भेज दिया जाता है। हाल ही में सोवियत प्रेस ने घोषणा की है कि उन लोगों के खिलाफ लड़ाई करना आवश्यक है जो थोड़ा सा भी असंतोष दिखाते हैं, और उन सड़े हुए जोकरों के खिलाफ लगातार लड़ाई का आह्वान किया है जो खुश्चेव की कृषि नीति के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के लिए इतने दुस्साहसी हैं। यह विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं है कि संशोधनवादी खुश्चोव गुट ने एक से अधिक अवसरों पर हड़ताली श्रमिकों और प्रतिरोध करने वाले जनसमूह का रक्तरंजित दमन किया। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को समाप्त करने तथा संपूर्ण जनता का राज्य बनाए रखने का फॉर्मूला संशोधनवादी खुश्चोव गुट का रहस्य उजागर करता है, अर्थात वे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के सख्त विरोधी हैं, लेकिन अपने विनाश तक राज्य सत्ता नहीं छोड़ेंगे। संशोधनवादी खुश्चोव गुट राज्य सत्ता पर नियंत्रण के सर्वोच्च महत्व को जानता है। सोवियत संघ में पूंजीवाद की बहाली के लिए रास्ता साफ करने के लिए उन्हें इसकी जरूरत है। पूरे लोगों के राज्य और पूरे लोगों के लिए लोकतंत्र के बैनर उठाने में खुश्चोव के ये वास्तविक उद्देश्य हैं।